ये हमारा 7.6 का एक टॉपिक है और ये है एलसीआर परिपथ। एल माने होता है कुंडली। एल का मतलब क्या है? कुंडली, प्रेरक कुंडली, इंडक्शन कॉइल। और सी का मतलब होता है संधारित्र और आर का मतलब होता है प्रतिरोध। और इसमें एसी वोल्टता माने V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। यदि परीक्षा में आएगा जब ये प्रश्न, तो बड़े प्रश्न में आता है 4 नंबर में, है ना, 2-3 में नहीं पूछता है। पर पूछेगा कैसे? यदि एसी वोल्टता के साथ एलसीआर जुड़ा है तो निम्न के लिए व्यंजक ज्ञात करिए। अब इसमें ये कोई पॉइंट है, इसमें से कोई 3 पॉइंट पूछ लेगा। जैसे परिणामी वोल्टेज पूछ लिया, प्रतिबाधा पूछ लिया, अनुनादी आवृत्ति पूछ लिया, इनको नहीं पूछा। या फिर कलांतर पूछ लिया तो अनुनादी आवृत्ति नहीं पूछा, या धारा पूछ लिया। ऐसे करके ये पूरे पॉइंट है, आगे पीछे करके पूछता रहता है। ये सारे पॉइंट हमको निकालना है कि यदि एलसीआर परिपथ जुड़ा हो तो ये सारी चीज़ें क्या है, फिर इनको समझेंगे कि ये परिणामी वोल्टेज क्या है, प्रतिबाधा क्या है, कलांतर क्या है। ठीक है, सबसे पहले इसके चित्र में आते हैं। चित्र बिल्कुल सरल सा है। सरल सा इसलिए है कि परीक्षा में तो लिखा रहेगा प्रश्न में कि एलसीआर परिपथ है। यदि एलसीआर नहीं लिखा तो उसको हिंदी से भी लिख सकता है कि प्रेरक है, संधारित्र है, प्रतिरोध है, ये एसी वोल्टता के साथ जुड़े हैं। दोनों चीज समझ में आ गई। एल नहीं लिखेगा तो उसकी जगह क्या लिख देगा? प्रेरक। सी नहीं लिखेगा तो उसकी जगह लिख देगा संधारित्र। और आर नहीं लिखेगा तो उसकी जगह क्या होगा? प्रतिरोध। अब इसमें सीधा सीधा है कि एक बार मुझे क्या जोड़ना है? एल। तो एल हो गया ना। फिर जोड़ना क्या है? सी। तो ये सी का संकेत हो गया। फिर मुझे क्या जोड़ना है? आर। तो यहाँ पर आर का संकेत लगा देना है। तो और नीचे इसको पूरा सर्किट करके हमको क्या बना देना है? एसी वोल्टेज का ये बना देना। तो इस डायग्राम में तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। होगी? क्या क्या करोगे? एल बना देना है, माने रिंग बना के लिखना है। फिर क्या जोड़ देना है? सी। और क्या जोड़ देना? आर। जो जोड़ोगे उसके नीचे लिख देना। जो इसका वोल्टेज है वो है V और नीचे L लिखना है। इसमें बहुत सारी चीजें कहीं नीचे रहेंगी, कहीं ऊपर रहेंगी, तो इसको लिखते समय ध्यान देना है, भले थोड़ा सा 5 मिनट एक्स्ट्रा लग जाए। ठीक है, तो ये है VL। VL का मतलब हो गया प्रेरक का वोल्टेज। ठीक है, और ये क्या हो गया? VC। तो क्या पढ़ेंगे? संधारित्र का वोल्टेज। और फिर ये क्या हो गया? VR। तो प्रतिरोध का वोल्टेज। इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पर ये जो नीचे बना है, आप चाहे बगल में बनाओ, नीचे बनाओ, ये अलग सा चित्र है। इसको बोलते हैं फेजर आरेख। फेजर आरेख ये बताता है कि इन सभी के बीच का कोण कितना है, कलांतर कितना है। ठीक है, एंगल बताता है। तो इसके पहले हम 2-3 चीजें पढ़ चुके हैं। जब हम प्रतिरोध के साथ निकाले थे, हम 3 चीजें पढ़े ना, कि प्रतिरोध के साथ एसी वोल्टता लगी हो, अकेला पढ़े, संधारित्र के साथ एसी वोल्टता हो, और प्रेरक के साथ एसी वोल्टता हो। 3 हम पढ़ चुके हैं। उसी तीनों को हम यहाँ पर इकट्ठा कर रहे हैं। ध्यान से देखना, जब धारा इधर होती है तो प्रतिरोध का वोल्टेज और धारा समान कला में होती, एक ही डायरेक्शन में होते हैं। जब हम वहां पर चित्र बनाए थे, आपको ध्यान होगा, तो इसी में मैं क्या लिखा था? V, और इसी में क्या लिखा था? I। तो V और I का मतलब ये प्रतिरोध का वोल्टेज है, तो यहाँ पर R कर देता हूं। VR और I एक ही दिशा में होगा, तो VR और I। इसको बोलेंगे कि प्रतिरोध का वोल्टेज धारा के साथ कैसे है? समान कला में है ना। महिमा इधर देखो, धारा के साथ किस तरह में है? समान कला में। ये क्लियर हो गया। ये क्या लिखोगे इसके लिए? पहले आर का नाम लो। प्रतिरोध का वोल्टेज धारा के साथ समान कला में, सेम फेज में। ठीक है, नेक्स्ट देखो, यहां पर ये किसका वोल्टेज है? प्रेरक का वोल्टेज धारा से 90 अंश ऊपर जा रहा है, माने 90 अंश अग्रगामी, आगे है। अग्रगामी शब्द न आए तो क्या होगा? आगे। चलिए थोड़ा सा इसको बोल के देखो तो, प्रेरक का वोल्टेज धारा से 90 अंश आगे है। ऊपर बने तो आगे, या उल्टा बोलना हो तो ऐसा भी बोल सकते हो। यदि यहां से बोलना हो, जो हम लोग लिखे हैं कि धारा प्रेरक के वोल्टेज से 90 अंश पीछे, वोल्टेज होगा तो आगे और धारा होगी तो पीछे। कंफ्यूजन नहीं करता हूं, वोल्टेज वोल्टेज सबसे पहले कर देते हैं, है ना। इसको क्या बोलोगे? अब बोलो तो, संधारित्र का वोल्टेज धारा से 90 अंश पीछे, पश्चगामी या पीछे। नीचे बने तो पश्चगामी, निगेटिव में बन रहा है तो पश्चगामी पीछे, माने ये लीड करता है, ये लैग करता है। ठीक है, अब यहां पर देख लो 3-3 वोल्टेज हैं।
एक बोलता है भैया इधर चलो, एक बोलता है भैया इधर चलो, और एक बोलता है इधर चलो, है ना। मान लो ये तीन दोस्त हैं और किसी एक को पकड़ के ले जाना चाहते, चल मेरे तरफ चल, दूसरा वाला बोलता है नहीं तू मेरे तरफ चल। अब वो अपना नया डायरेक्शन ले लेगा, ना तुम्हारे तरफ ना तरफ, बीच तरफ, जिसके सबका बैलेंस क्या हो जाए, बराबर हो जाए, बन जाए। ठीक है, तो देखो वी आर ले जा रहा है इधर, वी एल कहाँ ले जा रहा है, ऊपर, और वी सी कहाँ ले जा रहा है, नीचे। वो व्यक्ति कहाँ जा रहा है, इधर जाऊंगा भाई, जो तीनों के बीच में क्या हो जाए, ये इसका क्या हो गया, परिणामी वोल्टेज हो गया, ये रिजल्टेंट वोल्टेज है। ठीक है, तो तीनों का मिला के ये क्या कहलाया, भी कहला गया। अब देखो यदि VL है और VC है, VL ऊपर लग रहा है और VC कहाँ लग रहा है, नीचे लग रहा है। ठीक है, माने इस पेन को थोड़ा सा पकड़ लो, इस पेन को खींचो खींचो, ये अपनी तरफ खींच रही हैं और मैं अपने तरफ खींच रहा हूं, है ना। तो एक वोल्टेज इधर और एक वोल्टेज इधर, यदि दोनों का बल बराबर है तो कहां जाएगी पेन, कहीं नहीं जाएगी, वहीं की वहीं रहेगी। यदि मेरा वोल्टेज ज्यादा है ना, और इनका कम है तो ये मेरी तरफ आएगी, और यदि उनके तरफ है तो वो उस तरफ जाएगी। ठीक है, पर कितना ज्यादा है कैसे पता करेंगे, बड़े में से छोटे को क्या कर देंगे, हटा दें। जैसे समझो यदि ये 20 वोल्टेज है और ये वाला क्या है, 10 वोल्टेज है, इसका मान ज्यादा है, तो कितना ज्यादा है, तो 20 में से क्या करेंगे, 10 को माइनस, माने VL में से VC को क्या करेंगे, माइनस। तो ये दोनों का VL और माइनस VC जो आया है, ये इसका रिजल्टेंट है, VL और VC का। ठीक है, ये क्लियर हो गया। फिर से बात कर लेता हूं, VR किसका वोल्टेज कहलाएगा, प्रतिरोध का। धारा के, ये प्रतिरोध का R लिखा है, तो ये प्रतिरोध का वोल्टेज धारा के साथ कैसा रहेगा, समान कला, या 0 डिग्री पर रहेगा। समान कला नहीं बोलना है तो क्या बोल सकते हो, 0 डिग्री। ये इसको क्या बोलोगे, प्रेरक का वोल्टेज धारा से 90 अंश अग्रगामी, और संधारित्र का वोल्टेज प्रतिरोध से 90 अंश पश्चगामी। ये VL माइनस VC क्या बताता है, VL और VC का रिजल्ट बताता है, इन दोनों का संतुलन है ये। ठीक, फिर ये VL माइनस VC को इस तरह से। अब इसमें एक हमें त्रिभुज बना दिया हूं, और ये त्रिभुज आपको देख रहा होगा कि ये कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। और यदि ये VL माइनस VC है तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, हाँ ये वाला भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर VL माइनस VC। ठीक है, चित्र समझ में आया क्या। अब दिमाग में चित्र बैठाते हैं, पहले माँ की चीजें सरल सीधा है। LCR परिपथ, पहले क्या लगाओगे, L का मतलब रिंग जैसे, फिर क्या जोड़ोगे, C, 2 समांतर लाइन जोड़ दोगे, फिर क्या करोगे, जिग जैग बना के क्या जोड़ दोगे, प्रतिरोध, और उसको जोड़ देना है AC वोल्टेज से, उसका काम खत्म। अब इसमें फेजर डायग्राम में आते हैं। फेजर डायग्राम में हमको क्या करना है, एक सीधी लाइन खींचो, ऐसे लाइन खींच दो। ठीक, ऊपर क्या रहेगा, VL, नीचे क्या रहेगा, VC, और इस दिशा में क्या रहेगा, VR, और साथ में क्या रहेगा, I। फिर उसके बीच से एक लाइन खींचना है, बीचों बीच, वो हो जाएगा केवल V, और उसको आयत जैसे बना देना है। वो इसका सिंपल सा चित्र हो गया। ठीक है, अब चित्र के बारे में मुझे लिखना है, तो बड़ा सिंपल सा है। इस चित्र को देखो, इसमें जो दिख रहा है उसी को लिखना है। देखते हैं यहाँ पर, माना LCR परिपथ में AC वोल्टता लगाई गई है, जिसका समीकरण V बराबर V0 sin ओमेगा t है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। ये इस चित्र का काम खत्म। फिर से बोल दो, क्या, माना LCR परिपथ में जिसका समीकरण V बराबर V0 sin ओमेगा t है, उस लाइन को छोड़ दोगे। अब नीचे लाइन में इसके बारे में लिखेंगे, इसके बारे में देखना, प्रतिरोध का वोल्टेज धारा के साथ समान कला में। ठीक है, हाँ, प्रतिरोध का वोल्टेज, और उसके बगल में ये कोष्टक में लिख देना VR बराबर IR। समझ में आ रहा है। फिर से देख लेते हैं, क्या लिखोगे, इसका नाम लो प्रतिरोध का वोल्टेज, ये शब्द में लिखोगे, और कोष्टक में क्या लिखोगे, VR बराबर IR, समान कला में, धारा के साथ समान कला में। फिर लिखोगे, इसका नाम लो प्रेरक का वोल्टेज, और कोष्टक में ये लिखना है VL बराबर IXL, धारा से 90 अंश अग्रगामी। फिर यहां पर संधारित्र का वोल्टेज, कोष्टक में क्या लिखोगे, VC बराबर IXC, धारा से 90 अंश पश्चगामी। इसका काम खत्म हो गया, चित्रित्र वाला, इतना ही आपको लिखना है।
भाषा समझ में आ गई। एक बार अब आप लोग को बोलना है, समझ में आए मेरे कि दिमाग में बैठा कि नहीं बैठा। हाँ, यहाँ पर बोलो। हाँ, जिसका समीकरण ये, काम खत्म हो गया। हाँ जी, यहाँ बोलो इसका नाम, प्रतिरोध का वोल्टेज। कोष्टक में क्या लिखोगे? कोष्टक में फिर क्या लिखोगे? धारा के साथ, वोल्टेज के बाद तुरंत धारा आएगा, धारा के साथ समानकलन। ठीक है, चित्र को देखना है। अब इसको बोलो, प्रेरक का वोल्टेज, कोष्टक में ये। अब क्या लिखोगे? धारा से 90 अंश अग्रगामी। ठीक है, फिर ये क्या लिखोगे? संधारित्र का वोल्टेज, कोष्टक में ये, धारा से 90 अंश पश्चगामी या पीछे है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो चित्र का और चित्र के बारे में काम खत्म। मतलब ये वाला स्टेप यहाँ पर हमको खत्म करना है। जब आप करोगे केवल इतना भर देखते जाना। अब मुझे निकालना है परिणामी वोल्टेज। तो यहाँ पर मैं निकालते जाता हूँ। आगे वाले स्टेप में चलूँ, थोड़ा सा पेज बढ़ा लेता हूँ, चित्र भी आ जाएगा। परिणामी वोल्टेज हम हेडिंग बना लेंगे, परिणामी वोल्टेज। थोड़ा सा मैं उसमें लिखा हूं पीजीटी। पीजीटी का मतलब पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय लगाना है। तो इस चित्र में देखना, मुझे बताना, ये समकोण त्रिभुज है, ये फाई है, इसके सामने वाला लंब कहलाता है, और जहां नीचे है वो क्या कहलाया? उसका आधार, और ये वाला कहलाया उसका हाइपोटेनस। ठीक है, तो मुझे ये बताओ, पाइथागोरस प्रमेय में तो पढ़े होगे, कर्ण का वर्ग लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योग के बराबर हो। बस इसी को अप्लाई करना है। तो यहां देखना थोड़ा सा, इसमें कर्ण क्या है? भी। लंब क्या है? मान लो, हाँ कोई एक आधार ही लिख लेते, वी आर, और क्या हुआ? वी एल माइनस वी सी। तो चलिए मैं यहां पर यही चीज लिखता हूं। हाँ देखना, आप बोले हो कि पहले ये हो गया कर्ण का वर्ग। ठीक, सामने देखते जाना, कोई कठिन नहीं है, पाइथागोरस प्रमेय बहुत पहले से पढ़े हो। ठीक है, फिर लिखता हूं वी आर, आर नीचे लिखना ध्यान से। ठीक है, और ये हो गया स्क्वायर। ठीक है, ये क्या था? आधार। फिर से देख लेते हैं, ये आधार था। लंब का मान बताओ, वी एल माइनस वी सी। तो यहां पर आ जाएंगे प्लस वी एल माइनस वी सी का स्क्वायर। हाँ, ये पूरा स्क्वायर हो गया। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। हाँ, अब इसका स्क्वायर हटा दो तो यार क्या हो जाएगा? v बराबर अंडर रूट में आ जाएगा। क्या हो जाएगा? वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का स्क्वायर। ये प्लस में है इसलिए बाहर ना निकलेंगे, मत समझ कि स्क्वायर है तो ये भी बाहर निकल जाएगा। प्लस में है तो ये बाहर नहीं निकलेगा। इतनी लाइन क्लियर हो गई। अब इसके बाद देखो, v बराबर, ये सारा कुछ भूल जाना, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि त्रिभुज में मुझे पाइथागोरस प्रमेय लगाना है, बस। और कुछ चीजें याद, अपने आप आ जाएगा, है ना। आगे स्टेप में चलते हैं। अब इनका मान रख देते हैं। मुझे वी आर का मान रखना है, वी एल का मान रखना है, और वी सी का मान रखना है। कई बार मैं देखता हूं कि जब मैं चेक करता हूं तो ये वी एल बना दिए और ये वी सी बना दिए। अब पढ़ते रहो एल कौन है क्या और सी कौन है। जल्दी जल्दी में एल भी कैसे बन जाता है? सी जैसे। तो अच्छे से आपको बनाना है कि ये थोड़ा एल जैसे दिखे। ठीक, अक्सर ये ऐसा हो जाता है। तो चलिए अब यहां से देखते हैं। पीछे मैं लिखा हूं वी आर का मान देखो आई आर, वी एल का मान आई एक्स एल, और वी सी का मान आई एक्स सी। यही मान ले जाके वहां रख देना है। इस रेसिपी में तो लिखा ही हुआ है ना। तो चलिए इस मान को हम देख लेते हैं। चलो आप बताओ, याद हो गया होगा। तो वी आर का मान आई आर, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया। आगे बढ़े, क्या लगा है? प्लस वी एल का मान क्या था? आई एक्स एल। बराबर में लिखूं कि नीचे लिख लूं? अच्छा ठीक, हाँ जी। अब देखो वी एल का मान क्या था? आई एक्स एल। यहां ध्यान रखना है, एल को आपको नीचे लिखना है, अच्छे से लिख देना कि पता चले कि नीचे न है। जो आप इसमें लिखते हो कॉपी की लाइन से, उसके नीचे होना चाहिए, उसी लाइन में नहीं होना चाहिए, ऐसे लिखना। आगे बढ़ते हैं। ये माइनस
आई एक्स सी और इसका स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये दोनों चीज को देख लेना। एल और सी कहाँ लिखना है, नीचे, और स्क्वायर कर देना है। और रूट वाला जहां तक लिखोगे वहां तक खींचना है, आधा अधूरा ना रहे। ये रूट जो है कभी कभी आधा लिखा खींचा रहता है, जहां तक लिखोगे वहां तक रहेगा। आगे का स्टेप देखते हैं, ये लास्ट स्टेप है इसका। देखो इसमें क्या है, आई, यदि बाहर निकालोगे तो क्या होगा, आई स्क्वायर होगा। हाँ, इन दोनों में भी क्या है, आई। यदि इस कोष्ठक के बाहर आई निकालोगे तो स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर। माने यहां भी आई स्क्वायर, यहां भी आई स्क्वायर। यदि आई स्क्वायर को कॉमन निकालेंगे, रूट के बाहर कर देंगे, तो बाहर क्या आ जाएगा, आई। रूट के बाहर स्क्वायर हट जाएगा, तो यहां लिख देंगे आई बाहर, और अंदर से जितने आई हैं सब क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे। दोबारा से समझे, आपको समझ में आया कि अंदर कोई स्क्वायर में होती है तो रूट के बाहर होती है तो सिंगल आ जाती है। ठीक है, जैसे मैं बोलूं रूट एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाता है, एक्स। बस यही हाल होगा, इसमें से भी आई, इनमें से सभी में से आई कॉमन निकालोगे तो आई स्क्वायर कॉमन आएगा रूट के अंदर, और रूट के बाहर कर दोगे तो क्या हो जाएगा, आई। ठीक, तो अंदर क्या बचा है अब, हाँ, अंदर हमारे पास बचा है यहाँ आर स्क्वायर प्लस क्या बचा है, एक्स एल माइनस क्या है, एक्स सी, ये स्क्वायर हो गया, और ये परिणामी वोल्टेज का व्यंजक आ गया। ठीक है, अभी नहीं लिखना है आगे, अभी और समझ लो पहले आप, है ना। हाँ, नेक्स्ट वाला देखते हैं, क्या है, प्रतिबाधा। पर प्रतिबाधा को समझे, नए नए शब्द आ गए। एक हम प्रतिरोध पहले से जानते हैं, धारा के मार्ग में रुकावट डालता है। दूसरा हम प्रतिघात पढ़े, तो यदि ये प्रेरक अवरोध उत्पन्न करता है तो प्रतिघात कहलाता है, संधारित्र अवरोध उत्पन्न करता है तो प्रतिघात कहलाता है। जब तीनों मिलकर के उसको अवरोध उत्पन्न करें तब हम उसको बोलते हैं प्रतिबाधा। फिर से पूछता हूं यार, अकेला आर करेगा तो क्या कहलाएगा, प्रतिरोध, रेसिस्टेंस। ठीक है, अकेला सी करेगा तो क्या होगा, प्रतिघात, संधारित्र का प्रतिघात। ठीक, अकेला यल रुकावट डालेगा तो हाँ, प्रेरक का प्रतिघात। ये दो या दो से अधिक मिलकर के उसमें रुकावट डालें तो प्रतिबाधा हो। प्रतिघात का भी मात्रक ओम, प्रतिबाधा का भी मात्रक ओम, प्रतिरोध का भी मात्रक ओम। तो कभी कभी मात्रक पूछ देता कि प्रतिबाधा का मात्रक क्या होता है। ठीक है, और जैसे R बराबर होता है V अपॉन आई, प्रतिरोध का मान क्या होता है, R है ना, बराबर V अपॉन आई। इसी सूत्र में हमको केवल एक स्टेप बढ़ा देना और कुछ नहीं करना है। देखना, मैं अगला स्टेप निकाल रहा हूं, प्रतिबाधा। बिल्कुल कठिन नहीं है ये, आप वोल्टेज निकाल लिए, बड़ा सरल सा है, लिखो नहीं, केवल आप देखो। इसमें मुझे इस आई का यहां पक्षांतर कर देना है, बटे में कर देना है, और कुछ नहीं करना है। तो देखो क्या हो जाएगा, ये V अपॉन आई बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी, ये हो गया होल स्क्वायर। और V अपॉन आई एक तरह का प्रतिरोध ही होता है, लेकिन प्रतिबाधा को Z से लिखते हैं, जैसे प्रतिघात को X से लिखते हैं। इसको क्या लिख देंगे, Z बराबर, ये हो गया आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी, और इसका हो गया होल स्क्वायर। देख लो, इसमें कुछ नहीं, ऊपर के सूत्र में से हेडिंग बनाओ, प्रतिबाधा, आई को बटे में कर दो, V बटे आई को क्या लिख दो, Z। ये क्या निकल गया, प्रतिबाधा। इसके बाद अगला स्टेप हम इसमें देखेंगे, है ना, सारा कुछ बन जाएगा। अभी जहां लिखना चालू करोगे परेशान ना हो। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, कलांतर। कलांतर में क्या लिखा हूं, टेन फाई। मतलब आपको दिमाग में रखना है कि इस सूत्र में टेन फाई निकालना है। इसमें कोण फाई बनता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। इसमें देखो लंब का मान क्या है, VL माइनस VC, आधार का मान क्या है, VR। चलो यही काम करते हैं आगे। यहां पर मैं अगला स्टेप कर रहा हूं, क्या, कलांतर। कलांतर में मुझे क्या निकालना है, टेन फाई। अभी आप बताए कि लंब बटे आधार होता है, पर लंब हमको यहां से देखना है, VL माइनस VC, और आधार इसका क्या है, VR। तो यहां पर बनेगा हमारे पास VL माइनस VC अपॉन में क्या हो गया, VR। समझ में आ गया है। ठीक, अगला देखो,
tan phi इक्वल टू वी एल का मान, नहीं वो तो आई एक्स एल, समझ में आ गया, माइनस ये क्या हो गया आई एक्स सी, और ये क्या होता है आई आर। अच्छा चक्कर ये होता है कि सब में बट नीचे नीचे लिखते हैं तो कभी कभी आर भी नीचे लिखा जाता है, ये बराबर में है नीचे नहीं है, ठीक है ध्यान रखना। हाँ अब आगे देखो, tan phi इक्वल टू, एक आई काट दूं दोनों काट दूं, हाँ इसको कॉमन ले लेंगे और आई से आई काट देंगे, माने आई को गायब कर देना है, तो बचेगा क्या एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन क्या हो गया आर। अब मुझे यहाँ कोण निकालना है तो मैं एक काम करता हूँ, ये फाई लिखा, ये हो जाएगा tan का इनवर्स और कोष्टक में इसको लिखना है एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर, ये कलांतर आ गया। एक बार देख लो, कभी कभी ये समझ में नहीं आता कि ये इनवर्स कैसे आ गया, है ना। तो देखो मान लो मेरे पास यहाँ x बराबर 1 होता, तो यदि मैं पक्षांतर कर दूं कि यहाँ 1 बराबर क्या हो जाएगा 1 बटे x, और बटे के x को हम ऊपर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा x का इनवर्स। बस यही हाल थोड़ा यहाँ लगाते हैं, ये tan है वहां जाएगा तो 1 बटे क्या हो जाएगा tan, यदि बटे में नहीं लिखना तो ऊपर लिख दो तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स। इस तरह से ये क्या आ जाएगा आपका कलांतर आ जाएगा। इसके बाद अगला स्टेप यहाँ पर देखते हैं, सब बन जाएगा। क्या लिखा है धारा, ये धारा बिल्कुल सरल सा है, इसमें धारा में हमको कुछ नहीं करना है, जो सूत्र लिखा है v अपॉन क्या लिखा है z, यही चीज हमको वहां पर लिख देना है ना। तो यहीं पर कर देता हूं, छोटा सा है इसलिए, ये मैं बनाया क्या धारा, तो v बराबर क्या होता है i अपॉन z, ठीक है। आगे स्टेप को समझना, v बराबर i और z का मान आया था अंडर रूट क्या आया था आर स्क्वायर, ये आई का जो मान होता है आई जीरो साइन ओमेगा टी होता है, उसको लिख दोगे, यहाँ पर जेड का मान रख दोगे, ठीक है। आर स्क्वायर आया था एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर, बस ये काम खत्म हो जाएगा इतना। यहाँ नहीं समझ में आया, सुनो, आई की जगह आई का मान रख देना, वो क्या है आई जीरो साइन ओमेगा टी, जेड की जगह जो यहाँ पर जेड निकालोगे प्रतिबाधा, ये जेड बराबर है, यहाँ पर ये क्या है जेड बराबर, तो वहाँ जेड का मान रख देना है, बस इसका काम खत्म हो जाएगा धारक। हाँ सुनो फिर से देख लेता हूँ, अच्छा यहाँ भी लिख दिया हूँ ना, सॉरी ये भी ना होगा, यहाँ पर क्या होगा, हाँ यहाँ पर आई बराबर भी अपॉन जेड है। फिर से मैं रिपीट करता हूँ यार इसको, ये थोड़ा हाँ जगह कम पड़ रही तो इधर मैं लिख देता हूँ, फिर से देख लेते हैं, ठीक। यहाँ धारा I बराबर है V अपॉन जेड, क्या हाँ बोल रहे हैं जेड लिख रहे हैं I, V अपॉन क्या है जेड। अब मान रख देते हैं I बराबर, ठीक है, तो इसका V का मान रख दो V नॉट साइन ओमेगा टी, और यहाँ जेड का मान रख दो क्या है आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। आई बराबर ये सब हटा करके आई जीरो नॉट कर देना है, आई जीरो नॉट साइन ओमेगा टी, जहां आपको बताना है कि आई जीरो किसकी जगह लिखे हो, किसकी जगह लिखे हो, देखो इतनी की जगह लिखे हो ना, इतनी की जगह, तो क्या हो जाएगा v जीरो अपॉन क्या हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी। हाँ इसको दोबारा से देखो, अभी दोबारा से देख लो, धारा का मतलब है I बराबर V अपॉन जेड, है ना, वैसे इससे निकालना, देखना V बराबर क्या होता है आई आर, I बराबर क्या होता है V अपॉन आर, आर का रोल यहाँ कौन करता है जेड, तो आर न लिख के क्या लिख देना है जेड। अब आपको पता है V का मान शुरू में लिखे थे तो वो V जीरो साइन ओमेगा टी, और जेड का मान निकालोगे लिख दोगे, इन दोनों को हटा के क्या लिख देना आई नॉट। इस तरह से ये धारा हो जाएगा। अब धारा के बाद लास्ट वाला देखते हैं, अनुनादी आवृत्ति है, हाँ इधर देख लेते हैं, अगले पॉइंट में आते हैं अनुनादी आवृत्ति, और ये है एक्सएल बराबर क्या एक्स सी, ठीक है। तो इसको आप कैसे करेंगे देखना है,
यहां पर हो गया, हाँ, अनुनादी आवृत्ति XL बराबर XC। ठीक है, माने प्रेरक का प्रतिघात और संधारित्र का प्रतिघात बराबर हो तो धारा का मान अधिक हो जाता है। धारा का मान क्या हो जाता है? अधिकतम, सबसे अधिक हो जाएगा। उस स्थिति को हम बोलेंगे क्या हो गया? ये अनुनाद, माने बढ़िया धारा मिल रही है, संतुलन की अवस्था में आ गया। फिर से देखो, तो यदि मैं पूछूं कि अनुनाद है क्या, हालांकि कल हम उसको अनुनाद अलग से पढ़ेंगे, पर यहां पर यह समझ सकते हो कि ये प्रेरक का प्रतिघात और संधारित्र का प्रतिघात बराबर हो तो धारा का मान अधिक होता है। वो लिखना उखना नहीं, सीधे इतना लिख देना है। ठीक, कुछ नहीं लिखना, यहीं से अनुनादी आवृत्ति करके ये लिखना है। कल हम अनुनाद अलग से पढ़ेंगे। ठीक, अगला देखो, XL का मान होता है ओमेगा L और XC का मान निकाले हो ओमेगा C। सामने देखते जाना, ज्यादा कठिन नहीं है, ये निकाल चुके हैं। हाँ, अब थोड़ा देखना, इस ओमेगा को इधर लाऊंगा और L को इधर लाऊंगा, पक्षांतर करना है। बताओ क्या होगा? ओमेगा स्क्वायर बराबर 1/LC। ठीक है, अब यहां पर ओमेगा स्क्वायर हटाओगे, हाँ, अंडर रूट आ जाएगा, तो एक का अंडर रूट एक ही होता है, इसलिए उसमें रूट नहीं लगाते हैं। अंडर रूट क्या हो गया? LC। यदि मैं रूट 1 भी करूं तो बाहर निकल के क्या हो जाएगा? 1, इसलिए रूट नहीं लगाया। अब ओमेगा का मान क्या होता है? 2πf, या न्यू भी लिख सकते हो, फ्रीक्वेंसी को ये लिखते हैं, ये LC हुआ। इसमें से f का मान चाहिए तो ये हो जाएगा 1/2π√LC। ये इसका अनुनादी आवृत्ति का व्यंजक होगा।